बलूचिस्तान पुराने ट्राइब अनमोल संपद का देश। यहाँ आज भी आज़ादी की चीखें खूनी पहाड़ों के बीच में गूंजती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रोविंस एक 70 साल पुराने जख्मों को छुपाता है। यहाँ के रिसोर्सेस और पैसा बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीबी और दर्द यहीं रह जाती है। ये इलाका क्यों जलता है विद्रोह में और किसकी जान जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम बलूचिस्तान की वो कहानी जानेंगे जिसमें खुले संघर्ष, चीख और एक लड़ाई जो कि पूरी दुनिया भूल चुकी है। तो ये जो पाकिस्तान है वो 4 प्रोविंस में बटा हुआ है। तो पहले आता है खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आता है पंजाब जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आता है सिंध जो कि इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और फाइनली ये आता है बलूचिस्तान जो कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पहले क्या होता था कि ऐसे कोई बॉर्डर सिस्टम नहीं था और इसी एरिया में बालोच नाम की ट्राइब रहते थे। तो उस एरिया में क्या हुआ कि मीर जलाल नाम के एक आदमी रहता था। तो वो क्या करता है कि सारे जो बालोच ट्राइब रहते थे उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद एक मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि अभी तक ये कोई कंट्री नहीं बना था, सिर्फ ये लोग इकट्ठा हुए थे और एक मॉडल को फॉलो कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या है कि आज के टाइम पे जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मीर जलाल को फाउंडिंग मेंबर के नाम से जानते हैं। तो इस एरिया में जितने भी ट्राइब रह रहे थे तो उस ट्राइब में से एक ट्राइब था जिसका नाम था अहमद जाई ब्रावी ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है वो कालात एरिया में रहते थे। तो उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे 1666 में क्या करते हैं कि एक मीर अहमद खान के नाम के एक आदमी थी। तो उसको क्या करते हैं कि खान अब कलात बना देते हैं। तो आखिर ये खान अब कलात क्या होता है? तो जैसे कोई राजा कोई राज्य का हेड होता है, उसी तरह ये जो खान अब कलात होता है वो कोई खाने तब कलात की हेड होते हैं। और यही जो खाने तब कलात होता है वो आगे जाके बलूचिस्तान बनता है। तो 1830 होते होते क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग इंडिया में आने लगते हैं और जो असली प्रॉब्लम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको खाने तब कलात के बारे में बताया था कि ये एक पूरा राज्य थी। तो इस राज्य में क्या है कि 4 प्रोविंस आते थे। एक था मकरान, लासबेला, खरान और कलात। तो नवंबर 1839 में क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स रहते हैं जो कलात एरिया थी वहाँ पे अटैक करते हैं। और वहाँ पे अटैक करने के बाद इन्वेंशन के दौरान जो वहाँ पे जो खान अब कलात थे वो मर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया में जो ब्रिटिशर्स थे उनके इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि खाने तब कलात जो थी वो एक राज्य थी और उस राज्य में 4 प्रोविंस आते थे, कलात, मकरान, लासबेला और खरान। तो जो कलात थी उसको खान अब कलात के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था और बाकी की जो 3 एरिया थी जैसे कि मकरान, लासबेला और खरान उसको इनडायरेक्टली सरदार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो 1869 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे रॉबर्ट ग्रूव सैंडमैन, तो वो क्या करते हैं कि इस चीज़ को बंद करते हैं और बंद करने के बाद जो खान अब कलात थे और जो सरदार थे उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक ब्रिटिश प्राइमेसी रीजन को बनाते हैं। मारी, बुक्ती, खैतरान और चाकची ऐसे जो ट्राइबल एरिया थी उसको डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में लाया जाता है और लासबेला खरान को स्पेशल एरिया में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डिक्लेयर किया जाता है। और बाकी बच्चे जो एरिया थे जैसे कि श्रवण, जलवान और काची और मकरान को खाने तब कलात के अंडर में रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के बीच में एक दुरंत लाइन नाम की एक ट्रीटी 1839 में बनाया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि ये जो बलूचिस्तान एरिया थी उसको एक बाउंड्री मिल जाता है। अभी तक ये बलूचिस्तान नहीं बना है, सिर्फ इसकी बाउंड्री बना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए और 2 अलग अलग कंट्री बन गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के पास 4 प्रोविंस था, मकरान, लासबेला, खरान और कलात। तो इन 4 जो प्रोविंस थी इनके पास 2 ऑप्शन थे। पहले तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए या फिर वो लोग इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन इन 4 प्रोविंस में से जो 3 प्रोविंस थे मकरान, लासबेला और खरान, ये जो 3 प्रोविंस थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के इन्फ्लुएंस में वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के लिए चाहते थे। ये जो कलात एरिया थी वो कभी भी नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के लिए। और उस टाइम पे जो खान अब कलात थे उस कलात की खान मीर अहमद यार खान वो कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी के साथ मर्ज होने के लिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और इवन इफ आप ये सुनकर शौक हो जाओगे कि 1946 के टाइम पे ये जो मीर अहमद खान थे जो खान अब कलात थे वो मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी लीगल एडवाइजर के तौर पर रखे थे। और वो इसीलिए रखे थे ताकि ये जो ब्रिटिश क्राउन है उनके सामने कलात की इंडिपेंडेंसी को लेकर वो केस को प्रेजेंट कर सके। तो अगस्त 4, 1947 में क्या होता है कि एक मीटिंग दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, खान अब कलात, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं।
तो इस मीटिंग के दौरान क्या है कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो खान ऑफ कलात को सपोर्ट भी करते हैं कि इंडिपेंडेंट रहने के लिए। तो ये इस मीटिंग के दौरान ये तय होता है कि अगस्त 5, 1947 में से ये जो कलात है वो इंडिपेंडेंट रहेगा और इसके साथ लासबेला और खरान मर्ज होगा, जिसके चलते एक कंप्लीट बालोचिस्तान बनेगा। अगस्त 11, 1947 को क्या होता है कि जो खान ऑफ कलात है और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच में एक ट्रीटी साइन किया जाता है और उस ट्रीटी में ये लिखा जाता है कि जो पाकिस्तान है बालोचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ साथ उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उसको रेस्पेक्ट करेगा। तो अगस्त 15, 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और उसी दिन जो खान ऑफ कलात रहते हैं वो कलात को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। उनकी जो ट्रेडिशनल फ्लैग रहता है उसको लहराते हैं और इसके साथ साथ जो खुतबा रहता है वो खान ऑफ कलात के नाम पर पढ़ा जाता है। लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट ये होता है कि खान ऑफ कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या करते हैं कि एक मेमोरेंडम सितंबर 12 को इशू करते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि जो खान ऑफ कलात है इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पर वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। और इसी टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता है कि ये सही टाइम है कलात को फोर्स करने के लिए, पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के लिए। अक्टूबर 1947 में जब खान ऑफ कलात पाकिस्तान के विजिट में गए थे तो वहाँ पे कराची में क्या होता है कि जो बालूचिस्तान के लोग थे वो लोग क्या करते हैं कि ये जो खान ऑफ कलात रहते हैं उन्हें आज एक किंग की तरह वेलकम करते हैं, ना कि कोई पाकिस्तान के गवर्नर रहता है और ना ही कोई पीएम रहता है। तो इस चीज़ को देखकर खान ऑफ कलात को ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान है उसकी इंटेंशन में कुछ ना कुछ चीज़ चेंज हो रहा है। उनकी किताब बालोच नेशनलिज्म इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980 में वो ये लिखते हैं कि जिन्ना और खान के बीच में एक मीटिंग होता है और उसी मीटिंग के दौरान ये जो जिन्ना रहते हैं वो खान ऑफ कलात से इस्लामाबाद के साथ मर्ज होने के लिए कहते हैं, लेकिन जो खान ऑफ कलात रहते हैं वो इस चीज़ को मना कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो खान ऑफ कलात रहते हैं वो बहुत सारी जगह से मदद मांगते हैं, इवन कि भारत से भी मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मदद नहीं करता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो प्रेशर में आकर मोहम्मद अली जिन्ना के सारे बातों को मान लेते हैं। और मार्च 26 को जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो बालूचिस्तान की जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पर चले आता है और फाइनली ये जो खान ऑफ कलात रहते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो एग्रीमेंट रहता है उस चीज़ को मान लेते हैं। हालांकि ये जो खान ऑफ कलात रहते हैं वो तो सारी चीज़ों को मान लेते हैं, लेकिन उनकी जो भाई रहते हैं मेह प्रिंस अब्दुल करीम वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और पहली बार प्रिंस अब्दुल करीम की वजह से 1948 में आर्म्स इंसर्जेंस देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे जो भी बालूचिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट में आर्म्स इंसर्जेंस करता है वो वहीं 1948 से ही स्टार्ट होता है। तो लगभग 226 दिन तक ये जो बालूचिस्तान रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है और उसके बाद प्रेशर में आकर ये पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाता है। तो जो 75 साल से ये जो चीज़ चल रहा है, जो पाकिस्तान जो भी बालूचिस्तान स्टेट के साथ कर रहा है या फिर उनकी जो रिसोर्सेस यूज कर रहा है, उस चीज़ को देखकर ये जो आर्म्स इंसर्जेंस होता है वो उसी चीज़ का जड़ है। तो 1948 में क्या होता है कि पहली बार जो आर्म्स इंसर्जेंस देखने को मिला था, उसके बाद सेकेंड और थर्ड जो होता है वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो 1954 में क्या होता है कि ये जो पाकिस्तान रहता है वो वन यूनिटी पॉलिसी स्कीम को लॉन्च करता है, जिसके तहत वो बालूचिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, यानी कि उसे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग रीजन में बांटना चाहता है। और जाहिर सी बात है ये चीज़ देखकर जो बालूचिस्तान के लोग हैं वो तो गुस्सा करेंगे। तो इस चीज़ के खिलाफ में उस टाइम पे जो नवाब थे नूरुज खान वो क्या करते हैं कि अपनी जो फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलकर एक गरिला वार जो होता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में छेड़ देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पकड़ा दिया जाता है और उन्हें बंदी बना दिया जाता है। कि फैमिली के जो 5 मेंबर थे इंक्लूडिंग उनके बेटे को भी फांसी में लटकाया जाता है और बाद में ये जो नूरुज खान रहते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो थर्ड कन्फ्लिक्ट होता है वो 1960 के दौरान देखने को मिलता है, जब पाकिस्तान के द्वारा वन यूनिट जो कंसेप्ट है उसे लागू किया जाता है। तो एक तरफ तो इस चीज़ को देखकर बालूचिस्तान लोगों के बीच में नफरत फैल रही थी और दूसरी तरफ क्या होता था कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो अलग अलग बेस जो है वो बालूचिस्तान में बना भी रही थी। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि शेर मोहम्मद बिजरानी मारी, तो वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक गरिला वार जो होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में छेड़ देते हैं। और उनका मकसद ये था कि जो भी सुई गैस फील्ड में से पाकिस्तान इनकम कर रहा था उसका शेयर जो ट्राइब्स वहाँ पे रह रहे थे उनके साथ शेयर करे। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो एक वार छेड़ देते हैं और इस वार के दौरान जो बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक्स थी वहाँ पे बमबारी करते हैं। 1970 में क्या होता है कि जो पाकिस्तान के पीएम थे यहा खान वो क्या करते हैं कि ये जो वन यूनिटी पॉलिसी जो लगाया गया था पाकिस्तान के द्वारा उस चीज़ को हटा देते हैं और बालूचिस्तान को पाकिस्तान के 4th प्रोविंस के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। तो आज के टाइम पे ये जो शेप आप देख रहे हैं बालूचिस्तान को वो 1970 के दौरान ही तय की गई थी।
तो उसके बाद क्या होता है कि जो फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो 1973 से लेकर 1977 के बीच में होता है, जिस टाइम पे क्या होता है कि खैर बख्श मारी बालूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी कि BPLF को बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक गरिल्ला वार छेड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 2005 में ये जो सुई गैस फील्ड थी वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर के रेप केस जो होता है, जो बुगती ट्राइब थी उनके अंदर गुस्सा भर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि नवाब अकबर खान जो बुगती थे वो एक इंसर्जेंस खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते क्या है कि अगस्त 2006 में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उन्हें मार देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस इंसर्जेंस के दौरान जो 60 जो पाकिस्तान आर्मी के जो मेंबर थे वो मारे भी गए थे। तो बालूचिस्तान में क्या है कि एक स्ट्रैटेजिक एरिया थी जिसका नाम था ग्वादर। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाकिस्तान रहता है वो चाइना के साथ मिलकर क्या करता है कि एक पोर्ट बनाता है। हालांकि इस पोर्ट जो होता है वहाँ पे बालूचिस्तान के जो लोग थे उन नौकरी मिलने की वजह जो पाकिस्तान के पंजाब एरिया में लोग थे उन लोगों को या फिर चाइनीज़ लोगों को जॉब मिल रहा था। और इसके अलावा क्या है कि जो बालूचिस्तान की जो चगाई डिस्ट्रिक्ट जो एरिया था वहाँ पर सोना और तांबा जो है लगभग 412 मिलियन टन के मिला था। तो उसकी प्रॉफिट की जो 50% है वो चाइना को जाता था, 48% पाकिस्तान को जाता था और सिर्फ 2% बालूचिस्तान को मिलता था। तो इन सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो इंसर्जेंस बार बार देखने को मिल रहा था इन सारे चीज़ों की वजह से हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज ऑफ अटैक्स बालूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया जाता है। तो फिलहाल अभी 11 और 12 मार्च 2025 में क्या होता है कि ये जो BLA रहता है, जो बालूचिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो क्या करता है कि जो जाफर एक्सप्रेस रहता है उसके ऊपर अटैक करता है और लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों को मार देते हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग जो रहते हैं उन्हें हॉस्टेज के तौर पर रख लेते हैं। तो रिसेंटली अभी फिलहाल क्या है कि 2025 में 9 को जो मीर यार बालोच है वो बालूचिस्तान को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट के तौर पर घोषित कर दिए हैं और इंडिया से भी ये भी रिक्वेस्ट किए हैं बालूचिस्तान की जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में बनाए। तो अभी तक तो फिलहाल यही चीज़ है, देखते हैं आगे जाके कि बालूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है।